सोचिए जरा, रसोई गैस का वो सिलेंडर जो हमारे आपके घर की जरूरत है, उसकी कीमत 4,000 रुपए तक पहुंच जाए तो क्या होगा। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि भारत में आज की एक कड़वी हकीकत बनता जा रहा है, जहां ब्लैक मार्केट में कीमतें आसमान छू रही है। तो सवाल यह है कि आखिर अचानक से पूरे देश से रसोई गैस गायब क्यों हो रही है। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, घरों में सिलेंडर की किल्लत है और लोग लंबी लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं। चलिए, इस पड़ताल में हम इसी संकट की तह तक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट जमीनी स्तर पर, मतलब हमारे घरों और आसपास के छोटे मोटे कारोबारों पर कैसे असर डाल रहा है। देखिए, आज असलियत ये है कि सिलेंडर बुक करने के हफ्तों बाद भी डिलीवरी नहीं मिल रही। रेस्टोरेंट्स पर ताले लग रहे हैं और कई परिवार, खासकर गरीब तबके के लोग, वापस लकड़ी और कंडे जलाने पर मजबूर हो गए हैं। और मिडिल क्लास के लिए तो मुश्किलें और भी ज्यादा हैं, क्योंकि उन्हें मुंह मांगे दामों पर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और यहाँ एक बहुत अजीब सी बात देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार ने आधिकारिक तौर पर दाम सिर्फ 60 रुपए बढ़ाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि काला बाजार में एक एक सिलेंडर के लिए लोग 2,000 से लेकर 4,000 रुपए तक मांग रहे हैं। सवाल ये है कि एक आम आदमी इतना पैसा आखिर लाएगा कहाँ से। ये आग सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं है, अब ये कारोबार को भी जला रही है। मुंबई के 20% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। हैदराबाद की मशहूर बिरयानी अब गैस पर नहीं, लकड़ी पर पक रही है। और तो और, गुजरात के मोरबी की टाइल इंडस्ट्री में 650 में से 170 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे लगभग 1 लाख लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। रसोई से शुरू हुआ ये संकट अब धीरे धीरे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका आर्थिक असर कितना गहरा और कितना बड़ा है। जैसे ही इस एनर्जी क्राइसिस की खबर बाजार में फैली, शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया। सिर्फ 4 दिनों के अंदर सेंसेक्स 3,000 से ज्यादा अंक नीचे गिर गया। और इस गिरावट का मतलब था कि इन्वेस्टर्स के करीब 14 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। इसी उथल-पुथल के बीच भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर 92.35 पर पहुंच गया, जिससे विदेशों से आने वाला सामान और भी महंगा हो गया। देखिए, ऐसे संकट के समय में जब बाजार में घबराहट होती है, तो लोग अक्सर अपना पैसा सोने जैसी सुरक्षित चीजों में लगाते हैं। इसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यही वजह है कि सोने की कीमतें भी लगातार ऊंची बनी हुई हैं। तो आखिर इस पूरे संकट की जड़ है क्या? इसका जवाब हमसे हजारों मील दूर एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ते में छिपा है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये कहानी शुरू हुई 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने बदला लेने की धमकी दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। 2 मार्च के बाद बीमा कंपनियों ने वॉर रिस्क कवर देना बंद कर दिया और बस वहां से तेल टैंकरों का गुजरना लगभग ठप हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा संकरा रास्ता जिस पर दुनिया की एनर्जी सप्लाई टिकी हुई है। और अब ईरान ने इस रास्ते पर लगभग अपना कब्जा जमा लिया है। और यहीं पर भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आती है। हम अपनी ज़रूरत की 60% एलपीजी बाहर से मंगवाते हैं और उस इंपोर्ट का 90% हिस्सा इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। तो जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, हमारी पूरी सप्लाई चेन ही टूट गई। अच्छा, अब जरा बड़े लेवल पर देखते हैं कि इस ग्लोबल शतरंज के बिसात पर कौन क्या चाल चल रहा है और इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है। जाहिर है, इस संकट पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इजराइल का पक्ष लेने की वजह से देश को ये संकट झेलना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे विदेश नीति की एक बड़ी नाकामी बताया है और कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। वैसे इस संकट का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है, लेकिन सबकी हालत एक जैसी नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं, जहां हालात और भी बुरे हैं। वहां स्कूल बंद हैं और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया और जापान जैसे देश हैं, जिन पर ज्यादा असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास महीनों का स्ट्रेटेजिक तेल भंडार पहले से मौजूद है। इस पूरे खेल में ईरान सिर्फ रूस और चीन जैसे अपने दोस्त देशों के जहाज़ों को ही रास्ता दे रहा है। उधर चीन ने अपनी सप्लाई बचाने के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया है। और अमेरिका,
वो इस संकट का पूरा फायदा उठाकर अपना तेल और गैस बाकी देशों को महंगे दामों पर बेच रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत इस मुश्किल से बाहर कैसे निकल सकता है? क्या हमारे पास कोई रास्ता है? चलिए आगे की रणनीति पर एक नजर डालते हैं। तो रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक 5 सूत्रीय योजना पर तुरंत काम करने की जरूरत है। पहला, सप्लाई के लिए सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर न रहकर रूस और अमेरिका जैसे देशों से नए रूट बनाना। दूसरा, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को 30 दिन से बढ़ाकर कम से कम 90 दिन का करना ताकि भविष्य में ऐसा संकट न आए। तीसरा, देश के अंदर कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। चौथा कदम, ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत दोबारा शुरू करना ताकि हमारे जहाज़ों का रास्ता खुल सके। और सबसे ज़रूरी 5वां कदम, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करके सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी क्लीन एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही है, क्या ये संकट भारत के लिए एक वेकअप कॉल साबित होगा जो हमें अपनी एनर्जी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदलने पर मजबूर कर देगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।